Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. How are you? I hope you all are doing well. Before getting started, I am here to say sorry because I am posting the lecture after a very long time because of some busyness in my life. And anyway, let's get started before getting late. तो गाइज़ आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि हम लोग आज कौन सा लेक्चर मैं देने जा रही हूँ आपको। थीम्स ऑफ वेटिंग फॉर गॉडॉट, यानी कि वेटिंग फॉर गॉडॉट जो कि प्ले है, नॉवल है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, उसके थीम्स को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसकी अगर आप लोगों को समरी चाहिए ना, तो मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप लोग उस पर क्लिक करके समरी को भी गो थ्रू कर सकते हो। आफ्टर दैट आप लोग थीम्स को कर लेना, ठीक है? ओके। सो इसको सबसे पहले हम लोग इसका बिट जो है आपको मैं बताऊंगी। इंट्रो हम लोग देंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेटिंग फॉर गोडोट इज जनरली कंसीडर्ड अ मास्टरपीस एग्जांपल ऑफ व्हाट हैज कम टू बी नोन एज थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक प्ले है। एब्सर्डिज्म आता है इसमें, एग्जिस्टेंशियलिज्म आता है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी आती है, ठीक है? तो ये उसकी मास्टरपीस एग्जांपल है ये प्ले, क्योंकि इसमें आप लोग को मीनिंगलेसनेस, यूजलेसनेस, फ्यूटिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग लाइक दैट मिलेगी। और ये जो प्ले है गाइस, ये लिखा था एक आयरिश नॉवेलिस्ट सैमुअल बेकेट ने। आपको मैंने जो लेंथी इसका मतलब इंट्रो है वो आपको समरी में बता दिया हुआ है। आप लोग उसको गो थ्रू कर लेना लाजमी से, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड साथ ही साथ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों को एग्ज़ाम में आसानी हो सके, ठीक है? और ये जो प्ले था गाइस, ये फर्स्टली परफॉर्म किया गया था 1949 में, ठीक है? और इसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी का थीम मस्ट होता है, ठीक है? आप लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म लिख सकते हो या फिर इसकी जगह एब्सर्डिज्म का थीम लिख सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को पेश करना है एब्सर्डिटी का थीम। तो अब ये हमने एक बिट इंट्रो डालना है क्वेश्चन के स्टार्ट में। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ऑब्वियसली हम लोग थीम्स करने जा रहे हैं, तो पहले हमें ये तो बताना होगा ना कि भाई थीम क्या होता है, व्हाट इज़ अ थीम। तो ये बेसिकली अपनी हेडिंग देनी है और उसके नीचे अपने थीम की डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन इसकी कोई प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेन आइडिया और एन अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क विच में बी स्टेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि कोई भी लिटरेरी वर्क ले लो, कोई भी ऐसा नॉवल है या पोइट्री भी होती है, पोइट्री के अंदर भी हम लोग थीम्स समटाइम आ जाते हैं, ठीक है? प्रोज है, कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसके अंदर आपको मतलब एक ऐसा मेन आइडिया जो या कोई ऐसा मीनिंग छुपा हुआ होता है जो कि राइटर ने दिया होता है, मैसेज कन्वे किया होता है, लेकिन वो हिडन वे में भी दे सकता है, इनडायरेक्टली वे में भी दे सकता है और डायरेक्टली वे में भी दे सकता है। अगर आप लोग उसको इंटरप्रेट कर लेते हो तो आप लोग इजीली थीम्स को आगे अपना पेश कर सकते हो कि भाई ये मेन आइडिया उसने पेश किया हुआ है उस अपने इस नॉवल में या अपने इस लिटरेरी वर्क में। तो ये हमने लास्ट में बताना है। उसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट थीम है वो है एब्सर्डिटी का। ये जो एब्सर्ड है इसका मानी हम लोग ये पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बताएंगे कि भाई एब्सर्डिटी किस वे में आती है, ठीक है? एब्सर्ड का मतलब होता है यूजलेसनेस या फिर किसी ऐसी चीज़ को जो कि बिल्कुल अनरीजनेबल हो, जिसका कोई मकसद ना हो, एमलेस हो, रिडिक्यूलस हो, यानी कि फ़नी भी लगी हो। यानी कि समटाइम ऐसा लगता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हम लोग को इस बात पे हंसना था या फिर रोना था, ठीक है? तो कोई ऐसी स्टेटमेंट या फिर क्वालिटी हो ऐसी लिटरेरी वर्क की कि वो रिडिक्यूलस लगे, फ़नी लगे या फिर विल्डली अनरीजनेबल लगे। तो अब ये जो प्ले है ये किस वे में एब्सर्डिटी शो कर रहा है? इसकी एक तो हमें बताया जाता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि एक इंसान के वजूद का होना बिल्कुल एब्सर्ड है, बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि और ये हमें शो किस तरह से कराता है? अपने डायलॉग्स के ज़रिए से, यानी कि डायलॉग्स भी फिजूल किस्म के, इतने एक तो लेंथ ही बहुत है ये, ठीक है? इतने डायलॉग्स हैं जो कि बिल्कुल जिनका एम ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, कि यानी कि वो इंतज़ार करता रहता है तो यही लाइन नहीं ख़त्म होती उसकी, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसके अंदर पर्पसलेस कैरेक्टर्स देखेंगे जिनका कोई एम नहीं है, जो कि बिल्कुल फिजूल बैठे हुए हैं, इनका कोई पर्पस ही नहीं बाकी बचा, और उनके जो एक्शंस है वो भी टोटली पर्पसलेस हैं, ठीक है? और उसके बाद इसकी जो फ्रेजेस होंगी वो भी मीनिंगलेस होंगी। और तीसरा इसमें एक और यूज़ हुआ है जो कि वर्ड प्ले है, ठीक है? तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं,
ठीक है। व्लादिमीर हो गया, स्ट्रोगन, इनका डिमेंशिया हो जाता है, यानी कि हर चीज़ के बारे में भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, ठीक है, या उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। इवन तो वो अपने आइडेंटिटीज़ को भी भूल जाते हैं कि वो लोग खुद कौन है, ठीक है। यानी कि मैं आपको इसको एक एक स्टेटमेंट के थ्रू बताऊंगी। नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। ये बेसिकली रिप्रेजेंट ही ये चीज़ कर रहा है कि उनको याद ही नहीं रहा कि कौन आया, कौन गया, क्या हुआ। यानी कि बहुत ज़्यादा उनको लगता है इट्स ऑफुल, यानी कि बहुत हैरान कुन है। हालांकि उनको उनके साथ बस कुछ होता है, कोई आता भी है, कोई जाता भी है, लेकिन उनको याद नहीं रहता। अब ये जो एक एक इसमें और चीज़ आती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कि जो प्ले है ना, ये टोटली रीडर्स को, ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि उनको रोना है या हंसना है। जो स्टेज पे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये जो प्ले दिखा रहा है उनको इवेंट्स, वो उन चीज़ों पे हंसना है या फिर रोना है। और रीडर्स या ऑडियंस जो है दोनों ही कंफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। अब जो यानी कि हम लोग भी, जब मैंने पढ़ा था ये प्ले, तब मैं खुद कंफ्यूज थी कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू थिंक। ये जो एब्सर्डिज्म है, ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, वो इस वे में इसने इस प्ले ने शो किया। अब ये जो कैरेक्टर्स की फजूल किस्म की गुफ्तगू है, कॉन्वर्जेशन है या अटरेंसेस हैं, ठीक है, वो एम्प्टीनेस या फिर एमलेस वर्ल्ड को शो करी हैं। जैसा कि अब मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वार टू के बाद का ये प्ले है, यानी कि उसके बाद के इवेंट्स को दिखाया गया कि किस तरह का वर्ल्ड हो चुका था, पर्पसलेस हो चुका था, एमलेस हो चुका था, उनका कोई मकसद नहीं बचा था। उसमें एम्प्टीनेस आ गई थी, उसमें वो खालीपन सा आ गया था, उनके पास कुछ नहीं बाकी बचा था, और वो लोग बिल्कुल मतलब फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। उनको खुद का ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो टोटली नॉनसेंस चीज़ें दिखाई गई हैं हमें। उसके बाद आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस, सेकंड थीम। इसमें हम लोग बताएंगे कि जो वेटिंग फॉर गोडॉट है, ठीक है, इसमें दो किस्म के आइसोलेशन को दिखाया गया है। एक तो फिजिकल आइसोलेशन को दिखाया गया है, दूसरे इमोशनल आइसोलेशन को दिखाया गया। फिजिकल आइसोलेशन क्या है कि मतलब देखो, अब जो प्ले है, ठीक है, उसकी सेटिंग, यानी कि उसका जो एरिया है या जो उसकी प्लेस है सेटिंग की, तो वो टोटली स्पार्स है, बैरन है, यानी कि वीरान इलाका दिखाया गया है। यानी कि वहाँ पे एक एक सिंगल सा कंट्री रोड है, ठीक है, और एक सिंगल ट्री है, और उसी के इर्द गिर्द ये सारे कैरेक्टर्स झूम रहे हैं, मतलब अपनी बातें कर रहे हैं, डायलॉग्स प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी इवेंट्स दिखा रहे हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेस में हुई हैं। तो ये एक फिजिकल आइसोलेशन, यानी कि वो एक प्लेस से हट ही नहीं रहा है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव ही नहीं हो रहा है, यानी कि एक फिजिकल आइसोलेशन का इसमें हमें टच मिला है। उसके बाद सेकंड जो है इमोशनल आइसोलेशन, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं, मतलब कि इवन दो वो उनके पास भी होते हैं, लेकिन स्टिल वो इमोशनली डिस्टेंट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मिसकम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशनल गैप आ जाता है, ठीक है। यानी कि अब मैं आप लोग को इसकी एक स्टेटमेंट बताती हूँ, एक डायलॉग बताती हूँ। दैट्स द आइडिया, लेट्स मेक अ लिटिल कॉन्वर्सेशन। यानी कि वो कहते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर वो छोटी सी बात कर लेंगे, ठीक है। लेट्स मेक अ लिटिल कॉन्वर्सेशन, दैट्स द आइडिया। ये जो उनकी एक बेसिक थिंग है, दैट्स द आइडिया, इज बेसिकली दैट कि इनके लिए ये लिटिल कॉन्वर्जेशन किस कदर मैटर करती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि जो दूसरे कैरेक्टर्स जब वो अपने अराइवल पे आते हैं, जैसे कि पोजो है, लकी है, ये भी आइसोलेशन का शिकार होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये साथ ही साथ लोनलीनेस का भी शिकार होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गोडॉट का वेट करते रहते हैं कैरेक्टर्स, यानी कि व्लादिमीर और एस्ट्रोगन, ठीक है, ये बेसिकली किसी हद तक जो है किसी मीनिंग की तलाश में है, किसी चीज़ को पाने की तलाश में है, यानी कि किसी पर्पस को लेना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये वेट करते रहेंगे शायद इनको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो इनकी ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है। हालांकि इनको पता है कि गोडॉट कभी नहीं आएगा, लेकिन स्टिल एक उम्मीद है इनके अंदर कि भाई हमें किसी मीनिंग की एक लॉन्गिंग है, इनको एक विश है कि भाई उनको ये मीनिंग मिलना चाहिए,
ठीक है। थर्ड थीम, दैट इज थीम ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, तो ये जो राइटर है ये एक्सप्लोर करता है डिफरेंट रिलेशनशिप को, जो कि फ्रेंडशिप का भी आ सकता है, इसमें स्लेवरी भी आ सकती है, ऑनरशिप भी आ सकता है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स जो हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स को पोर्ट्रे करता है राइटर। ठीक है, जैसे कि अब मैं बताऊं कि रिलेशनशिप ऑफ व्लादिमीर और एस्ट्रोगन, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है ये एक प्ले का इमोशनल कोर है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कि इनका जो रिलेशनशिप है ये मतलब इस तरह का है कि ये एक दूसरे पे कंपेनियनशिप या सपोर्ट गेन करने के लिए इस टोटली मीनिंगलेस वर्ड में एक दूसरे पे रिलाई कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, वो ह्यूमर टेंडरनेस को करेक्टराइज कर रही हैं। और साथ ही साथ जो है इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल्स हैं, उनको जुक्सटापोज करते हुए जो इनको चीज़ें महसूस करना पड़ती हैं। ठीक है, वो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं एसोसिएशन ऑफ पोजो एंड लकी, जो रिलेशनशिप है पोजो का और लकी का वो इस तरह का है कि मास्टर और स्लेव, यानी कि जो लकी है वो उसका सर्वेंट होता है पोजो का, और जो पोजो है वो उसका मास्टर होता है। बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करते हैं थीम ऑफ पावर एंड डिपेंडेंसी, यानी कि ताकत है पोजो के पास, वो कंट्रोल कर सकता है, उसको अपना हुक्म चला सकता है। ठीक है, उसको जो भी क्या है वो करना है उसने। अब इवन तो ये उसको एज एन एनिमल ट्रीट करता है। ठीक है, उसको जो उसे ऐसे ऑर्डर देता है जैसे उसका पता नहीं उसके ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है, उसको सब ऑर्डिनेट फील कराता है, उसको एक्सप्लोइट करता है इवन दो फॉर हिज ओन डिपेंडेंसी। ठीक है, हम नेक्स्ट थीम की तरफ आते हैं, फुली ऑफ सीकिंग मीनिंग। हालांकि ये अनक्लियर है कि गॉडॉट कौन है या वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना व्लादिमीर और स्ट्रोगन क्लियरली ये शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो किसी मीनिंग की तलाश में है। ठीक है, अब एक्ट 1 में आपको मैं बताती हूँ, इवन दो ये प्रेयर भी करते हैं गॉडॉट से, ये उम्मीद करते हुए कि वो उनको शायद कोई डायरेक्शन देगा। ठीक है, और ये डिसाइड करते हैं कि उनको वेट ही करना है और देखना है कि गोडॉट उनसे क्या कहता है। ये ना हो कि वो मर जाएं खुद को हैंग करके, उससे तो कोई फायदा ही नहीं होना। हालांकि वो गोडॉट के लिए वेट करते हुए तो वही काम कर रहे हैं कि कोई फायदा ही नहीं उनको हो रहा है। ठीक है, अब देखो गोडॉट उनको पता है कभी नहीं आएगा, ना ही वो कभी आता है। ठीक है, लेकिन ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है उसके लिए इंतजार करना किसको, फर्टिलिटी को, यानी कि यूजलेसनेस, पर्पसलेसनेस और एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट करिए। एंड फुली ऑफ सर्च फॉर मीनिंग इन इनहेरेंटली मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट थीम है सफरिंग। उसमें मैं आपको फर्स्ट इसका कोट बताऊंगी, वाज आई स्लीपिंग वाइल अदर्स सफर्ड, एम आई स्लीपिंग नाउ। यानी कि वो दो क्वेश्चन इसने किए हैं, क्या मैं सो रहा था या मैं अब सो रहा हूँ जब दूसरे सफर कर रहे हैं। यानी कि इस लाइन में हमें शो हो रहा है कि हर कोई सफर कर रहा है। ठीक है, ये चीज जानता कौन है, व्लादिमीर, क्योंकि ये व्लादिमीर का डायलॉग है। ठीक है, इस चीज से मेरी ये चीज क्लियर हो गई कि हर कोई सफर कर रहा है, और यही सफरिंग का मेन मेरे ख्याल में कोट लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने इसको पुट किया। एंड एस्ट्रोगन, देखो एस्ट्रोगन किस तरह से सफर कर रहा है, एक तो वो भूखा था और दूसरा वो पिट गया। ठीक है, व्लादिमीर इस वे में सफ़र कर रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, आइसोलेशन भी फील कर रहा है, और साथ ही साथ ये वो एक कैरेक्टर है जो कि सिर्फ खुद याद रख सकता है जबकि दूसरे भूल रहे हैं। अब दूसरों का भूलना भी किसी चीज़ को, वो भी उनकी सफरिंग है। ठीक है, अब लकी जो है वो अपनी स्लेवरी की वजह से सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसको एक एनिमल की तरह ट्रीट करता है उसका मास्टर पोजो। पोजो भी सफ़र कर रहा है क्योंकि वो ब्लाइंड हो जाता है एक पॉइंट पे आके। तो ये गाइस इसके थॉरली सेम थे। आई होप सो आप लोगों को इजीली गाइडेंस मिल गई होगी, आप लोग इसको अपने एग्जाम में पेश कर सकते हो इजीली, आप लोग इसको 4 to 6 पेजेस तक लेके जा सकते हो। एंड इंशाल्लाह 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 फुल मार्क्स गेन करोगे, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे इन्हीं थीम्स का यूज़ किया था, एंड आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट मार्क्स इन दिस पेपर। और बहुत अच्छी जीपीए बनी थी मेरी, एंड सीजीपीए अब तो मेरा हो गया हुआ है, तो सीजीपीए भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, 3.8 आई है मेरी। एंड आप लोग इसको यूज़ करो, एंड इंशाल्लाह 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 फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को बस जो मैंने मेथड बताया ना वो आपने लाजमी करना।
ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना अगर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर चाहिए। एंड आई विल बी देयर इंशाल्लाह। मैंने अब फिर से इंशाल्लाह रेगुलरली आप लोगों को जो है लेक्चर दूंगी। ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।